आज हम लोग देखते हैं थोड़ा भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन से आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि हिस्ट्री में कौन सा क्षेत्र में कौन सा वंश या कौन से लोग आए और किस तरफ से बाहरी लोग जो थे वो इंटर किए। ये सारा एक मैपिंग के थ्रू आपको क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा भौगोलिक विभाजन में हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या नहीं हो। ठीक है, टू द सिलेबस हिस्ट्री चलना थोड़ा मुश्किल है। जो आपका हाई स्कूल का सिलेबस है वो बीच बीच में छोड़ छोड़ करके वो दिया है, और हम जो चलेंगे वो आपका क्रमबद्ध पूरी तरह से जो सिलेबस है उसको टेकअप करते हुए चलेंगे, ताकि आपका टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस टीजीटी में नहीं है वो पीजीटी भी टेकअप करेगा और पूरा इतिहास को आप समझ सकते हैं सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, ये भारत का उत्तर पश्चिम इलाका ना, अरब सागर, ये अरावली रेंज, ये विंध्य पर्वत, इतिहास पढ़ने में ज्योग्राफी का बहुत आवश्यक है ना। इसके बिना आप इतिहास नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आपको साइड सारा समझना चाहिए ना। विंध्य पर्वत, ये दक्कन का इलाका, ये सुदूर दक्षिण, कोरोमंडल तट, ठीक है, इतने ही याद रखिए। प्राचीन काल में जब आप देखते हैं तो ये स्वतंत्र भारत का मैप है, यहाँ तक मेरा स्थिति था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, और यहाँ श्रीलंका, और ये साउथ ईस्ट एशिया के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश तक भारतीय उपमहाद्वीप फैला हुआ था। ठीक है, तो भारत का जब एंशिएंट इंडिया का दौर था तो वो आप वहाँ तक सोचिएगा, और इधर
पूरा यहाँ तक सोचिएगा, बर्मा तक, अब इधर पूरा बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, स्वात घाटी तक, और पूरा पाकिस्तान का इलाका। ठीक है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का इलाका। अब इसमें आपको आप जब चैप्टर पढ़ते हैं भारतीय इतिहास का, तो प्राचीन काल के दौर में सबसे पहले आप पढ़ते हैं पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं आप सिंधु सभ्यता, मोबाइल बंद कर लीजिएगा ना। फिर वैदिक सभ्यता, ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर वैदिकोत्तर काल, यहां तक पहले आते हैं। ठीक है, अब भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में इस रेंज में जो है एक एक चैप्टर चलेंगे ना, इस रेंज में जो है वो और इस रेंज तक आप पढ़ते हैं कि कितने क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले जो है वो पाषाण काल का दौर आता है। पाषाण काल का दौर में सबसे पहले आप पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नवपाषाण काल पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव कंदराओं में रहता था और कुछ विशेष विकास नहीं किया था, खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल का दौर आया तो वो पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाना भी सीख गया था और सूक्ष्म पाषाण का, माइक्रोलिथिक स्टोन का उपयोग वो करता था। ठीक है, जबकि नवपाषाण काल में मानव जो था वो पूरी तरह से सभ्य हो चुका था, बस्ती बनाकर रहने लगा था, कला की जानकारी हो गई थी, बस्तियां बना करके रहने लगा था, समाज उसका हो गया था, यानी पशुपालन करने लगा था, खेती करने लगा था। वो सारा कुछ वो नवपाषाण काल तक आते आते वो सारा कुछ सीख गया था, सब करने लगा था। उसके बाद जब नवपाषाण काल का दौर समाप्त होता है तो फिर कैल्कोलिथिक फेज 1 और कैल्कोलिथिक फेज 2, ताम्रपाषाण काल 1 और ताम्रपाषाण काल 2 का दौर आता है। उस काल में तांबे के बहुत सारे उपकरण और बर्तन प्राप्त हुए, तो इतिहासकारों ने उस काल का नाम रख दिया ताम्रपाषाण काल। ठीक है, उसमें तांबे का ऐनक, तांबे का बर्तन, तांबे का उपकरण मिलने लगा था, इसीलिए उस एज को रख दिया गया ताम्रपाषाण काल। मध्य प्रदेश के दायमाबाद से लेकर के बहुत सारे इलाके थे। इसके अलावे झूकर झांगर संस्कृति, इसके अलावे कई ग्रामीण संस्कृतियाँ मिली थी जिसमें आपको बहुत सारा उपकरण तांबे का प्राप्त हो रहा था। ठीक है, जब ताम्रपाषाण काल का दौर समाप्त होता है तो फिर एक शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का आगमन होता है। ठीक है, जो प्राचीन अवशेष मिले हैं, पुरावशेष मिले हैं, उसके आधार पर जो भारतीय इतिहासकार हैं या विदेशी इतिहासकार हैं उसको कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जो पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी और नई तकनीक पर आधारित सभ्यता थी, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वो मुख्य रूप से उसका जो फैलाव था
वो आप देखते हैं कि इस रेंज से लेकर के यहाँ तक पूरा पाकिस्तान का रेंज तक, सुद कांगडोर यहाँ तक था, इसका पश्चिमी साइड्स उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक था, कश्मीर में मांडा तक था, और दक्कन में दक्षिण में दायमाबाद तक उसका क्षेत्र जो था वो फैला हुआ था। ठीक है, ये जितने भी साइट थे सब साइट से करीब करीब 1000 साइट्स की खुदाई की गई और वहाँ से बहुत सारे उपकरण और प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो इससे जो है वो खास करके इसका भौगोलिक स्थिति का, सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद वैदिक सभ्यता का दौर आता है, जब वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में ये क्षेत्र था वैदिक सभ्यता का दौर। वैदिक सभ्यता का दौर ये था जब ऋग वैदिक काल के प्रमाण मिलते हैं ना, यानी ये आर्य जो थे वो सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में आकर के बसे थे। ठीक है, 5 नदियों का क्षेत्र था, वो पांचों नदियों के क्षेत्र में वो 5 जन के रूप में आकर के वो बसे थे। ठीक है, अब ये इनका प्रमाण है कि ये आए कहाँ से, ये कौन थे। ठीक है, तो ये आए मध्य एशिया से। ये मध्य एशिया से आए तो कैसे हम कहें कि ये मध्य एशिया से ही आए थे? तो ये मध्य एशिया का जो इलाका था वो मध्य एशिया से जब वो आए थे तो मध्य एशिया में बोगासकोई अभिलेख प्राप्त हुआ था। एक पुरातात्विक अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था जिसको कहा जाता है बोगासकोई अभिलेख। उस 1400 बीसी के आसपास वो अभिलेख प्राप्त हुआ था। उसमें कुछ देवताओं की जानकारी मिलती है। उस देवताओं की जानकारी से ये प्राप्त होता है कि ये जो थे वैदिक आर्य जो थे वो इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवता की पूजा करते थे। ये इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवता जो थे वो जो बोगासकोई अभिलेख था उस पर ये नाम लिखा हुआ था। तो ये जब यहाँ आए तो यहाँ से पता चला कि ये जो थे ये आर्य जो थे वही इंद्र, मित्र और वरुण और नाशत्य देवता की पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता इंद्र थे। अब वो जो अभिलेख वहाँ से मिला तो उसमें वो चर्चा किया हुआ था इन देवताओं का। तो इससे ये पुरातत्ववेत्ता ये स्पष्ट किए कि इसी अभिलेख के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये मध्य एशिया से भारत जो थे आए थे, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में आकर के बसे थे। ये प्रमाणिक इसका उदाहरण है। ठीक है, यानी वो अभिलेख ही स्पष्ट करता है कि वो मध्य एशिया से भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में आकर के बसे थे वो। ठीक है, इसके अलावे बहुत सारे साहित्यिक प्रमाण भी इस काल में हैं। मैक्स मूलर का विवरण है या बाल गंगाधर तिलक का विवरण है और सब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना विवरण दिए हैं। जब चैप्टर पे आएंगे तो आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो वो यहाँ करके बसे। जदु, अनु, दुरहु, तिरहु, पुरुष, ये सब जो थी ये 5 जन जो थे आकर के भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में बसे थे और फिर यहाँ दशराज्य युद्ध किए अनार्यों से और फिर अपना साम्राज्य विस्तार करते करते वो जंगल को साफ करते करते वो ये मगध के इलाके तक पहुँच गए थे। इधर जो थे वो विंध्य के ऊपर तक पहुँच गए थे अपना विस्तार करते करते। तो जब ये वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल में जब ये थे तो यहाँ थे। ठीक है, जब ये अपना विस्तार किए दशराज्य युद्ध के बाद तो ये बढ़ करके मगध के रेंज तक, गंडक नदी तक, रेवेत्रा नदी तक वो पहुँच गए थे। ठीक है, तो ये प्रमाणित करता है कि इनका विस्तार जो था वो मगध रेंज तक हुआ था और इधर विंध्य पर्वत के ऊपर तक हो रहा था। तो जब ये यहाँ तक आ गए तो वो दौर कहलाया आपका उत्तर वैदिक काल का दौर। ठीक है,
ऋग्वैदिक काल में सिर्फ वो भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में फैले हुए थे। उसके बाद जब वो अपना विस्तार किए तो वो आ गए जब ये नर्मदा नदी के तट तक, तो ये बिहार के रेंज तक, तो ये काल कहलाया फिर आपका उत्तर वैदिक काल का दौर आ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अपना ये विस्तार जो थे वो करते गए, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता जैसा विकसित सभ्यता नहीं थी ये। हड़प्पा सभ्यता जैसा ये विकसित नहीं थी, ये एक ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें वैदिक कार्य रहते थे। ठीक है, अब ये इस काल में कुछ स्पेशली विशेषताएं थी, जैसे कि पुरुष सूक्त से ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है कि वर्ण थे, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है इस काल में मुख्य रूप से। और फिर ये 4 वर्ण जो थे वो विभिन्न प्रकार के कार्य जो थे वो करते थे। समाज स्थापित हो गया था। इनकी आर्थिक व्यवस्था कुछ खास नहीं थी, सिक्का मुद्रा की जानकारी नहीं मिलती है इस काल में। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल का दौर आता है, जब इनका विस्तार होता है, जब ये आर्यों को गैर आर्यों को परास्त करते हुए जब ये यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस काल में जो था सामाजिक जटिलता बढ़ते जाता है, समाज और भी जटिल होते जाता है, पूजा कर्मकांड की स्थिति जो है वो बढ़ते जाती है। ठीक है, साहित्य का भी विस्तार होता है। ठीक है, साहित्य के विस्तार में याद रखिएगा, जब ऋग्वैदिक काल का दौर था तो इस काल में सिर्फ एक ही साहित्य लिखा गया था, वो था ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का स्रोत जो है वो एकमात्र स्रोत है वो ऋग्वेद। ठीक है, और कोई साहित्य जो था उस काल में नहीं लिखा गया था, कोई स्रोत जो था वो नहीं था। ठीक है, और जब उत्तर वैदिक काल का दौर आता है तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी मिलती है। ये तीनों वेद जो थे वो उत्तर वैदिक काल के स्रोत माने गए हैं। ठीक है, उसमें जो है वो यजुर्वेद में यज्ञ की प्रधानता बताई गई, सामवेद में संगीत की प्रधानता बताई गई, अथर्ववेद में कर्मकांड की जानकारी मिली, दान, बलि, प्रथा, ये सारा चीज़ का स्थिति जो था वो पूरी तरह से आ गया था उस काल तक। यानी उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया था, जाति व्यवस्था का आगमन हो गया था, जितने भी वर्ण व्यवस्था से जुड़े लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी का कार्य स्पष्ट हो गया था। इसके अलावे सामाजिक जटिलता आ गई थी, कर्मकांड बढ़ने लगा था, उपनिषद आ गया था उस काल तक, बहुत सारे साहित्य भी इस काल तक आ गए थे। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये स्थिति जो था वो पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। राजा का राज्याभिषेक होने लगा था, राजा भी कर लगाने लगा था, कई प्रकार के करों की जानकारी मिलती है उस काल में। यानी उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूरा भारतीय इतिहास में ये काल व्यवस्थित हो गया था। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल के बाद जब आप पहुँचिएगा तो फिर यहाँ स्थिति थोड़ा चेंज होता है ना। केंद्र बनता है मगध और खास करके उत्तर वैदिक काल हो गया वैदिक उत्तर काल। वैदिक उत्तर काल का दौर, वैदिक उत्तर काल के दौर में यहाँ तक पूरा विस्तार इनका हो चुका है। केंद्र था मगध, ठीक है, राजगृह। ठीक है, अब ये इस रेंज में जो है वो यहाँ भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अभी तक जो उत्तर वैदिक काल में आप देखें, उत्तर वैदिक काल में जो स्थिति बना हुआ था उसमें था कि सभी जटिलताएं आ गई थी, समाज पूरी तरह से जटिल हो गया था, कर्मकांड आ गया था, दान, बलि, प्रथा, सारा कुछ जो था वो आ गया था।
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हो गई थी, उपनिषदों की रचना होने लगी थी, बहुत सारा साहित्य भी आ गया था इस काल तक। अब ये दौर जो था, अब उत्तर वैदिक काल जैसे ही वो समाप्त होता है, तो जब वैदिक उत्तर काल का दौर आता है, तो 600 BC का दौर, तो ये दौर जो था भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अभी तक आपको कोई विशिष्ट, कोई वंश की जानकारी नहीं मिली, कोई साम्राज्य अभी तक नहीं आया था। ठीक है, तो इस काल की दो विशेषताएं थी मुख्य रूप से वैदिक उत्तर काल में। एक तो धार्मिक आंदोलन, बहुत सारे लड़कों को ये पता नहीं रहता है कि धार्मिक आंदोलन कब हुआ। और दूसरा, पहली बार राजवंशों का आगमन। ये दो विशेषता इस काल की थी। ठीक है, यहाँ से इतिहास थोड़ा टर्न लेता है वो। अब भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से आप देखिएगा तो जो आप पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शाक्य संप्रदाय, यानी 62 संप्रदायों का आगमन जो हुआ, तो इसके विषय में आपको ये स्पष्ट नहीं है कि ये कब हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म पूरा पढ़ लिए, जैन धर्म पूरा पढ़ लिए, लेकिन ये लोग आए कब, कौन थे, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रखिएगा ना कि उत्तर वैदिक काल के बाद वैदिक उत्तर काल का दौर आया। वैदिक उत्तर काल में दो प्रमुख घटनाएं घटी। एक सबसे प्रमुख जो था वो धार्मिक आंदोलन का दौर था। प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलन का दौर आया। पूरे इतिहास में जब आप पढ़िएगा तो 3 धार्मिक आंदोलन हुआ है। ठीक है, एक अभी आपको मिलेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको मध्यकालीन भारत में। ठीक है, जब शगुन भक्ति, निर्गुण भक्ति धारा और सूफीवाद का दौर आता है। और एक मिलेगा आपको 19वीं शताब्दी, जब आप मॉडर्न इंडिया में राजा राम मोहन राय के दौर में आइएगा। 3 आपको मिलेगा पूरी तरह से। तो ये पहला है जो आप देखिएगा कि भारतीय इतिहास में ये टर्निंग पॉइंट, जब समाज में कर्मकांड बढ़ गया, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध होने लगा, परंपराओं का विरोध होने लगा, दान और बलि का विरोध होने लगा, तो ऐसे में जो था वैदिक रिचुअल्स के विरोध में, वैदिक कर्मकांड के विरोध में बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए और उन जटिलताओं के एगेंस्ट में प्राचीन काल में जो था वो पहला धार्मिक आंदोलन यहाँ आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में देखिएगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं था, वो इस काल में 62 संप्रदायों का आगमन हुआ था। ठीक है, शैव संप्रदाय आया था, शाक्त संप्रदाय आया था, बहुत सारे संप्रदायों में भी विभाजन हुआ। तो ये दौर था जब पूरी तरह से 62 संप्रदायों का आगमन हुआ। और ये भारत में ही नहीं हुआ, ये पूरे विश्व में हुआ था। ये चाइना में भी हुआ था, यूनान में भी हुआ था, लेकिन दौर यही था। वहाँ भी कन्फ्यूशियस जो था वो धार्मिक आंदोलन चलाया था। तो ये दौर था जब पूरे तरह से पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन का दौर शुरू हुआ था। और उसी दौर के दरमियान भारत में भी ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म यानी 62 संप्रदायों का आगमन जो था, चाहे वो पाशुपत संप्रदाय हो, शाक्त संप्रदाय हो, सबका आगमन जो था इस काल में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि पहली जो इस काल की विशेषता थी वो धार्मिक आंदोलन का आगमन हुआ था। ठीक है, अब ये बौद्ध धर्म में कौन आए, कौन कौन सा साहित्य था, क्या हुआ, वो जब चैप्टर पे आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, उसका दूसरा इस काल की विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता इस काल की थी कि पहली बार भारतीय इतिहास में आपको राजवंश का आगमन हुआ। राजवंश आए पहली बार, इससे पहले आपको कोई वंश देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो जब राजवंश आए तो आप देखते हैं कि
हर्यंक वंश, यहीं से आपका यही वो काल था, यही वो दौर था जब हर्यंक वंश का नाम आप सुने होंगे, शिशुपाल वंश का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, नंद वंश का नाम आप सुने होंगे। तो यही वो काल था जब ये वंश भी पहली बार आए और पहला वंश हर्यंक वंश का आगमन हुआ था, ठीक है, जिसका संस्थापक था हर्यंक वंश का कौन? बिंबिसार, ठीक है, उसी में अजातशत्रु, उसके बाद फिर शिशुपाल वंश और फिर नंद वंश का आगमन हुआ, ठीक है। तो ये दो विशेषताएं इस काल की थी, ठीक है। अब चैप्टर पे आएंगे तो फिर उस पर देखेंगे कि इसकी क्या क्या इसमें हुआ था, ठीक है। तो ये इसलिए ये दौर बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। और इसी काल में हम लोग धार्मिक आंदोलन का दौर भी देखेंगे और साहित्य भी देखेंगे और कौन कौन सा वंश आया था और क्या उनका कार्यकाल था और क्या वो किए थे, वो सारा कुछ इस काल में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दौर जो था वो वैदिक उत्तर काल का। वैदिक उत्तर काल के बाद जब नंदों का नाश होता है तो फिर आ जाता है आपका अगला चैप्टर जो है वो मौर्य काल। मौर्य काल का दौर। मौर्य काल के दौर में केंद्र पूरी तरह से आपका रहा पाटलिपुत्र, ठीक है। अब नंदों का उन्मूलन हुआ और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो करता है, ठीक है। पहली सबसे बड़ी विशेषता इसका कि भारतीय इतिहास में, चाहे आधुनिक दौर का ही क्यों नहीं हो, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा यदि कोई साम्राज्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही साम्राज्य था, ठीक है। दूसरी विशेषता कि यही वो काल था जब भारतीय इतिहास में पहली बार साम्राज्य का आगमन होता है, ठीक है। मौर्यों का साम्राज्य भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य था, ठीक है, जबकि इससे पहले जो था वो वंश था। पहली बार वंशों का आगमन हुआ और फिर मौर्य काल आकर के भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का आगमन हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पहला शासक बना था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर अशोक हुआ और फिर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ। तो यही वो काल था जब तीसरी विशेषता इसकी होती है कि भारतीय इतिहास में पहली बार स्रोत के रूप में एडिक्ट्स मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। और भारतीय इतिहास में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ अशोक छोड़ करके जो कोई और एडिक्ट किया हो। पहली बार एडिक्ट जारी करने वाला जो था वो अशोक ही था, ठीक है। अभिलेख जो था वो जारी किया था, 50 अभिलेखों की जानकारी ये देता है और अपने अभिलेख के द्वारा वो आम जनता को सूचना देता है अपने प्रशासनिक कार्यों का, ठीक है। तो वो जब आएंगे चैप्टर पे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन सा अभिलेख था और किस अभिलेख में क्या चर्चा किया गया है, ठीक है। तो वो ये ही दौर था। अब यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस काल में ये पूरा स्वात घाटी से लेकर के पूरा अफगानिस्तान से लेकर के ये पूरा भारत, केवल ये रेंज छोड़ करके और पूरा ये दौर जो था यहाँ तक जो है वो पूरा कश्मीर वगैरह गुजरात सारा कुछ ये लेकर के ये सब जो था वो पूरा मौर्यों का शासन था, मौर्य वंश का शासन था, ठीक है। केंद्र था पाटलिपुत्र और ये पूरी तरह से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, ठीक है। एक साम्राज्य से यहाँ से पाटलिपुत्र से एक शासक शासन करता था, ठीक है। सभी जगह जो प्रांत थे, प्रांत में राजकुमार जो थे वो शासन करते थे, इसलिए ये पूरी तरह से व्यवस्थित और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जिसमें आपको स्पेशली समाज भी मिलेगा, इसमें सांस्कृतिक विरासत भी आपको मिलेंगे और आर्थिक व्यवस्था भी देखने को आपको मिलेगा। इस काल तक आते आते सिक्का और मुद्रा का प्रचलन भी हो गया था, व्यापार भी होने लगा था, ठीक है। इसलिए इस काल की विशेषता पूरी तरह से व्यवस्थित है और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था इस काल में थी, ठीक है।
अब उस चैप्टर पर फिर आएंगे तो फिर बताएंगे कि उसमें क्या क्या था। अब मौर्य जब समाप्त होते हैं तो मौर्यों के समाप्त होने के बाद काल आता है मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब मौर्यों का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद अब भारत जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था वो समाप्त हो गया। अब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के जगत भारत टूट टूट करके अलग हो गया, यानी विकेंद्रीकृत हो गया। मौर्योत्तर काल का दौर जो था वो पूरी तरह से टूटा हुआ भारत का इतिहास है। अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राजवंश शासन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा दौर था जिसमें कि कोई भी एक शासक मजबूती से शासन नहीं किया। ठीक है, अब टूटा तो कौन कहाँ आए, कौन मौर्यों के टूटने के बाद कौन सा वंश आया और कहाँ आया। ठीक है, ये तो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ये तो मौर्य का अंत हो गया, अब वहाँ कुछ रहा नहीं हो। ठीक है, तो ये दौर था मौर्योत्तर काल का, और मौर्योत्तर काल में जो थे अलग अलग वंश जो थे आ गए थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस दौर में ये पाटलिपुत्र में मगध में कौन है वो। ठीक है, तो यहाँ आ गए हैं कण्व वंश। ठीक है, यहाँ आ गए हैं कण्व वंश। अब ब्राह्मण वंश का आगमन जो है वो यहाँ हो गया है। शुंग वंश, इसके पहले पुष्यमित्र शुंग जो था वही अंत किया था ना। शुंग वंश, शुंग समाप्त होते हैं तो कण्व वंश। ठीक है, यानी मगध में पाटलिपुत्र में शुंग वंश और कण्व वंश का शासन आ जाता है वो। पाटलिपुत्र में शुंग वंश और कण्व वंश का दौर आ जाता है। फिर यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में कौन है, तो चूंकि ये दौर बिखरा हुआ था ना, टूटा हुआ दौर था, तो इधर से बाहरी अटैकर लोग अटैक कर रहे थे, जिसको आप कहते हैं यवन। ठीक है, तो ये हिंद यवन लोग यहाँ आकर के बस गए थे भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में, वो कहलाए इंडो ग्रीक। ठीक है, ये क्षेत्र था इंडो ग्रीक का। ठीक है, और इंडो ग्रीक ही जब लास्ट करते हैं इनके लास्ट में, तो ये अंदर तक कर जाता है कुषाण वंश। ठीक है, मथुरा तक जो है वो अपना साम्राज्य फैला लेता है, समतल मैदान तक, उत्तर प्रदेश के पूरा समतल क्षेत्र तक जो है वो प्रवेश कर जाता है। कनिष्क जो था अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो ये कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो था वो पूरा फैल यहाँ तक आ जाता है। ये है गुजरात का इलाका। ठीक है, गुजरात में कौन आ गए हैं, ये कच्छ काठियावाड़ का क्षेत्र। यहाँ आ गए हैं शक। शक शासक का नाम सुने होंगे। ठीक है, भारत के पश्चिम में शक आ गए हैं, शक शासक शासन कर रहे हैं। ये विंध्य पर्वत के नीचे ये नर्मदा नदी का तट है। ठीक है, ये इलाका जो है वो यहाँ आ गए हैं कौन, शातवाहन वंश। ठीक है, यहाँ आ गए सातवाहन वंश, ये विंध्य पर्वत के नीचे। ठीक है,
अब ये दौर था शातवाहनों का, जो ये उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी यहाँ, सिमुक इस वंश का शासक था और इस काल का सबसे स्ट्रांग वंश भी सातवाहन वंश था। ठीक है। उसके बाद जब आप दक्षिण में आइएगा, सुदूर दक्षिण में जब यहाँ आइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा संगम वंश। भारतीय इतिहास का समृद्ध वंश संगम वंश। ठीक है। सुदूर दक्षिण में ये शासन कर रहे हैं और केरल तट पे जब आइएगा तो यहाँ है चेर वंश और बीच में जो है वो पांड्य हैं। ठीक है। केरला तट पर चेर वंश, सुदूर नीचे दक्षिण में पांड्य वंश और कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के पास संगम वंश। ठीक है। ये दक्षिण में जो थे वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। ठीक है। अब दो इसमें मुख्य रूप से जो चोर, उन्हीं को संगम वंश को ही चोल भी कहते हैं, उनको चोल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब मध्यकाल में आते हैं तो चूंकि वहाँ भी चोल कहलाते हैं, इसीलिए हम यहाँ संगम वंश का नाम रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपको पैदा नहीं हो। ठीक है। सातवाहन हो गए। दक्कन में जो है वो वाकाटक है, वाकाटक वंश और कदम्ब वंश। वाकाटक वंश और कदम्ब वंश। ठीक है। यानी ये पूरा भारत जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से बिखरा हुआ भारत है, अलग अलग वंश जो है वो शासन कर रहा है। लेकिन भारतीय इतिहास में इसका महत्व जो है वो इस काल का विशिष्ट है। ठीक है। यही वो दौर था जब बिखरा हुआ भारत था और कोई राजनीतिक व्यवस्था, व्यवस्थित कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। लेकिन व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध काल था। चाहे वो गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, कोई भी काल हो, उसमें सबसे समृद्ध काल यदि ये था तो यही वो काल था, पोस्ट मौर्य काल। और इस पोस्ट मौर्य काल के दौर में भारत जो था वो पूरे विश्व के साथ व्यापार कर रहा था और यही वो काल था जिसको आप सोने का चिड़िया भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में हमारे यहाँ सोना अगाध आ रहा था। हम सामान बाहर भेज रहे थे 2 रुपये का, तो हमको मिल रहा था 10 रुपया। यानी कहने का मतलब कि ये मुख्य रूप से वाणिज्यवाद का काल था, अर्थव्यवस्था का दौर था और पूरे वाणिज्य व्यापार का काल था। और हम इस काल में टूटे हुए थे, लेकिन व्यापार बहुत जम करके कर रहे थे। तो वो कहाँ से व्यापार कर रहे थे? तो आप सुने होंगे, वो सबसे समृद्ध जो व्यापार कर रहा था वो यही संगम वंश और चोल वंश जो था वो कर रहा था। ठीक है। एक आप सुने होंगे कनिष्क के विषय में, ये एक रूट आया था ऐसे जो ताम्रलिप्ति को जोड़ता था, एक रूट आया था ऐसे जो दक्षिण को जोड़ता था और एक रूट जो आया था वो चाइना चला गया था। ठीक है। एक मध्य एशिया को चला गया था और एक इधर आ गया था। ठीक है। ये व्यापारिक सेंटर था। ठीक है। एक व्यापार जो हमारा चल रहा था वो साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ चल रहा था। ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो जितना था उधर चल रहा था। एक व्यापार जो था वो यहाँ से ऐसे चलता था समुद्र के रास्ते और फिर पहुँचता था एक कुस्तुनतुनिया साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया साम्राज्य। ठीक है।
बाई नाव, उस समय स्टीमर नहीं था ना, यहाँ से व्यापार चल रहा था। कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के साथ व्यापार चल रहा था। कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के इस बार बढ़िएगा तो पूरा यूरोप मिलेगा आपको, ठीक है। आप इधर बढ़िएगा तो यूरोप, और यूरोप के बाद अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर को पार करिएगा तो इधर आ जाइएगा तो अमेरिका। तो यूरोप को हम चमका रहे थे कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के थ्रू, ठीक है। अब कैसे ये चमक रहा था जब ये संगम वंश में व्यापार चल रहा था, तो ये दौर था व्यापार का, और व्यापार में हमारे यहाँ मसाला बहुत ज़्यादा था, जिसको आप गोलकी जीरा कहते हैं, तेजपात कहते हैं, ये सब था। चंदन अगरू की लकड़ी था, कछुआ का छाल था, वस्त्र में कॉटन था, रेशमी वस्त्र था, ये सब मेरे पास था। अर्गरिक कपड़ा था, मोती था, ये सब का हम व्यापार कर रहे थे। और मसाला के व्यापार में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि तमिलनाडु में, दक्षिण में बहुत ज़्यादा मसाला हो रहा था। चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ कर्नाटक में था, ठीक है। तो ये जगह था जहाँ से मसाला अगाध रूप में हम इनको दे रहे थे। क्यों दे रहे थे इनको कपड़ा क्यों दे रहे थे हम? हमारे यहाँ का मलमल, हमारे यहाँ का सूती वस्त्र, जिसे को अर्गरिक कपड़ा कहा जाता है, इसका मांग बहुत ज़्यादा था यहाँ, ठीक है। तो उस काल में फ्रिज नहीं था ना, फ्रिज नहीं ना था उस काल में एंशिएंट इंडिया में, लेकिन मांस खाने वाले लोग थे। ये लोग मांस बहुत खाते थे। ब्रिटेन के लोग बहुत मांस खाते हैं उधर, फ्रांस, जर्मनी बढ़ते जाइए आप उधर, तो उधर पूरा। तो ये क्या करता था, ये हमसे केवल मसाला मांगता था। तो ये आते थे यहाँ से मसाला ले जाता था, और उस मसाला को वो अपने मांस को उसमें लपेट करके और रख देता था, तो महीनों खराब नहीं होता था। तो इसलिए वो मांस अधिक खाते थे, और उसको सुरक्षित रखने के लिए वो इस चीज़ का मांग करते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ का मसाला बहुत मांग था वहाँ। और जब तक कुस्तुनतुनिया साम्राज्य रहा, वो यहाँ से ले जाता था और यहाँ से वो यूरोप वाले को दे देता था। तो जब तक कुस्तुनतुनिया साम्राज्य रहा, तब तक ये व्यापार बहुत जम करके चला, ठीक है। हम यहाँ से कपड़ा भेजते थे, रेशमी कपड़ा भेजते थे, अर्गरिक का कपड़ा का मांग बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो हम जब यहाँ से भेजते थे, चाहे वो मसाला हो, मोती हो, कछुआ का छाल हो, चंदन अगरू की लकड़ी हो, तो जब हम उनको देते थे 10 रुपये का, तो हमको देते थे 50 रुपये। उनको कम लगता था 50 रुपया। इसका फ़ायदा हमको क्या मिला कि वो पैसा नहीं देते थे हमको, वो हमको देते थे सोना, पूरी तरह से सोना उस हिसाब से दे देते थे। इनके यहाँ सोना बहुत ज़्यादा था, तो वो सोना का प्रमाण जो है वो यहाँ मिला है दक्षिण भारत में। जो भी उधर के देश थे, वहाँ का सोना बहुत ज़्यादा मिलता था। तो वहाँ के जो अर्थशास्त्री थे, ये आरोप लगाने लगे कि इस काल का जो व्यापार था वो वन साइडेड हो गया है इंडिया की ओर, भारत की ओर। वहाँ के जो व्यवस्था के सोचने वाले थे, वो जो थे उस व्यापार पर रोक लगाने की मांग करने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना जो था वो हमारे यहाँ आ रहा था, और हम उनको मसाला और ये सामान जो थे वो भेज रहे थे। तो इसीलिए इस काल में, संगम काल में, सबसे ज़्यादा व्यापार जो था वो चल रहा था। दूसरा था कि यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ भी व्यापार हम करते थे ना। जो भी चाय, कहवा, इस तरह का जो व्यापार था, वो व्यापार जो था वो चल रहा था साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ। तो वहाँ से भी आय हो रहा था। और फिर कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो था, वो इस जगह पे अपना कब्जा किए हुए था।
तो वो इसके लिए यहाँ से क्या करता था वो कि यहाँ से वो सिल्क ले करके चाइना को भेजता था। ये सिल्क रूट बना दिया था, ठीक है, इसी को सिल्क मार्ग कहते थे। इंडो ग्रीक इस समय तक समाप्त हो गए थे, कुषाण जब स्ट्रांग हुए तो इंडो ग्रीक समाप्त हो गए वो। तो ये इस जगह पे पूरा कब्जा कर लिया इस क्षेत्र पे कुषाण, और जो भी इधर से व्यापार करते थे सबसे वो टैक्स लेता था, और सबको वो चाइना कहता था जाइए आप व्यापार करना है, हमको टैक्स दीजिए। वो मेरा रूट है, हम उसका नाम रखे हैं रेशम मार्ग। यासगर, खोतान, यारकंद ऐसे शहर थे चाइना में जहाँ से भारत जो था वो व्यापार कर रहा था पोस्ट मौर्य काल में, इसीलिए इस मार्ग को नाम रखा था सिल्क रूट, रेशम मार्ग। यारकंद, खोतान और क्या बोले, ऐसे ही कुछ टेढ़ा टेढ़ा नाम है उसका, वो आएंगे टॉपिक पे तो बताएंगे आपको फिर। तो ये सब शहर में भेजा जाता था, और वहाँ से क्रॉकरी जो था वो इंडिया आता था, शीशा का बर्तन जो था वो वहाँ से इंडिया आता था। हम यहाँ से रेशम भेजते थे, वो वहाँ से क्रॉकरी की वस्तु यहाँ भेजते थे वो, ठीक है। और ये रूट था, ये जो था वो तक्षशिला होते हुए ऐसे ये यहाँ से होते हुए ये रूट जो था आपका मथुरा होते हुए, वाराणसी होते हुए, पाटलिपुत्रा होते हुए ये ताम्रलिप्ति तक बंगाल में वो पहुँचता था यहाँ तक, ठीक है। ये एक रूट था उत्तरापथ, और ये एक रूट था जो दक्षिण को जोड़ता था, जो प्रतिष्ठान जैसे शहर को जोड़ता था, और ये संगम वंश के शहर को जोड़ता था वो, ठीक है। तो इससे भी ये व्यापार चल रहा था, जो आधुनिक रूट के रूप में आप NH7 के नाम से जानते हैं। जबकि एंसेंट इंडिया दौर में ये कहलाता था उत्तरापथ, और ये कहलाता था दक्षिणापथ, जो न्यूली इसको आप मानिए तो NH7 का नाम से जानते हैं आप इसको। तो ये वो काल था जब पूरी तरह से वाणिज्य और व्यापार का दौर था और व्यापार चल रहा था। अब इतना बताने का मकसद मेरा ये था कि इस जगह से प्रश्न बहुत पूछता है ना, और अधिकांशतः लड़के इस जगह को नहीं पढ़ते हैं। अधिकांशतः लड़के ये जानते ही नहीं है कि मौर्य के बाद कौन वंश कहाँ स्थापित हुआ और उनकी राजधानी कहाँ थी और क्या महत्व था इस काल का, ठीक है। तो ये दौर था जब यहाँ से कोई भी एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से क्वेश्चन उठाता है, और लड़कों को फिर ये नहीं पता चलता है कि वो प्रश्न कहाँ से पूछा, ठीक है। तो वो फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन सा वंश कौन था, कौन स्थापित किया था, और क्या उसका उपाधि था, क्या वो किया था, ठीक है। और फिर यहाँ से इधर साउथ अफ्रीका की ओर भी व्यापार होता था, साउथ अफ्रीका के साथ भी व्यापार उस काल में चल रहा था, ठीक है। तो आज इसको यहीं छोड़ दीजिए, फिर अभी इसके बाद आगे वाले में कल चलेंगे तो बताएंगे फिर गुप्ता काल और गुप्तोत्तर काल की स्थिति ना।